नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। हम आपको जंग की 3 तस्वीरें दिखाएंगे जिससे रूबरू कराएंगे, और ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि आने वाली तबाही की एक तरह से इबारत है। गोलियों की गूंज, मिसाइलों की आहट और दुनिया को झंझोर देने वाली जंग की ये 3 तस्वीरें, ये वो बड़ा ट्रेलर है। पहली तस्वीर आप देखिए, रूस और नाटो के बीच में आर पार की लड़ाई साफ तौर से नजर आती है। नाटो की सेना रूस की सीमा पर हवाई ताकत का प्रदर्शन कर रही है। टैंकों की गड़गड़ाहट, फाइटर जेट्स की गरज और सिपाहियों की चाल बता रही है कि अब युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूस भी सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है कि जब हम गरजेंगे तो नाटो के देश कांपेंगे। वही बड़ी तस्वीर जो है दूसरी, वो गाजा की ही है। गाजा के कत्लेआम का नया अध्याय खुल चुका है। हमास ने सीज फायर के बाद में फिर से खून बहाना शुरू किया। 20 सड़कों पर लोगों को घुटनों पर बैठाकर गोलियों से भून डाला। वही ट्रंप और नेतन्याहू भड़क चुके हैं, चेतावनी दी है कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो इजराइल की सेना फिर से गाजा की सड़कों पर लौटेगी और इस बार तबाही होगी अकल्पनीय। यानी गाजा में शांति की उम्मीद अब खून से लथपथ है। अब इसके अलावा मैं तीसरी तस्वीर की बात करूं तो तीसरी तस्वीर आई अमेरिका और वेनेजुएला की। यहां पर इसके बीच में जंग की चिंगारी फूट चुकी है। तेल और ताकत की लड़ाई बारूद की भाषा बोल रही है। सीमा पर अमेरिकी ड्रोन मंडरा रहे हैं और वेनेजुएला की सेना अलर्ट पर है। कूटनीति की डोर टूटती नजर आती है और अगर जंग शुरू हुई तो पूरा लैटिन अमेरिका जर उठेगा। 3 महाद्वीप, 3 युद्ध भूमियां और सवाल सिर्फ एक, क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? तस्वीरें डराने वाली है, संकेत साफ है और अगला धमाका किसी भी मोड़ पर हो सकता है। तो चलिए आक्रमण की शुरुआत करते हैं समय की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि कनाडा और नाटो देश रूस के खिलाफ हो गए हैं और अब यहां पर बहुत बड़ी एक्टिविटी नजर आती है। रूस की सीमा पर नाटो और कनाडा की सक्रियता अपने आप में एक अलग तस्वीर यहां पर जरूर पेश करती हुई नजर आती है। नाटो देशों ने हवाई पेट्रोलिंग की। देखिए इसकी एक तरफ ये तस्वीर, ये दोनों बड़ी ब्रेकिंग। नाटो देशों ने हवाई पेट्रोलिंग की है। रूसी सरहद के पास में उड़ान भरते दिखे हैं लड़ाकू विमान, और ये लड़ाकू विमान नाटो के हैं, ये लड़ाकू विमान कनाडाई हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि नाटो आखिर किस तरह की तैयारी कर रहा है। रूस का प्लान आखिर क्या है? दरअसल नाटो का युद्धाभ्यास मॉस्को के खिलाफ बड़े एक्शन का है। इतना ही नहीं बल्कि पहली बार वॉर ड्रिल जो है, पहली वॉर ड्रिल नीदरलैंड के नेतृत्व में 14 देशों का युद्धाभ्यास हुआ। 4 नाटो देशों के सैन्य अड्डों पर बाकायदा ये ड्रिल हो रही है। ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम इसमें शामिल है। अब दूसरी वॉर ड्रिल के बारे में अगर बात करें, जो दूसरी वॉर ड्रिल हुई वो हुई पोलैंड के फेल्कम ऑटम में। यहाँ पर ये बड़ा युद्ध अभ्यास हुआ और ये तो बड़ी तस्वीर नजर आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस शांत है। रूस का इस पर क्या एक्शन है? जब वॉर ड्रिल हो रही थी तो वॉर ड्रिल के समय संदिग्ध ड्रोन भी यहां पर बाकायदा देखे गए हैं, यानी कि रूस की तरफ से एक बड़े एक्शन की तस्वीर नजर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर, नाटो की वॉर ड्रिल से अब रूस भड़क चुका है। रूस की नाटो को बड़ी चेतावनी है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव सीधे सीधे धमकी देते हैं, नाटो की वॉर ड्रिल और भी ज्यादा उकसाने वाली है, हम शांत नहीं बैठेंगे। नाटो की ये वॉर ड्रिल उकसावे वाली कार्रवाई है। नाटो की ड्रिल रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन है। ये बड़ी बात रूस की तरफ से कही गई है। रूस की तरफ से किसने क्या कहा है यह बता रहे हैं रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव। वो कहते हैं नाटो का ये जो युद्धाभ्यास है ये उकसावे वाला है।
अब ये जो पूरा युद्ध अभ्यास है इसको लेकर रूस भड़क रहा है, लेकिन आखिर रूस क्यों भड़क रहा है, इसके पीछे क्या ज़ेलेंस्की का कोई प्लान है और वो प्लान क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। ज़ेलेंस्की का प्लान ब्लास्ट को लेकर बड़े सवाल है। क्या रूस को दहलाने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है? इस पूरी ड्रिल को लेकर बड़ी बात कही गई है। क्या यूक्रेन की रूस पर बड़े हमलों की तैयारी नजर आती है? अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। वहीं रूस के खिलाफ आक्रामक रुख क्या अब यूक्रेन की तरफ से अपनाया जाएगा? ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। फ्रंट लाइन पर नए युद्ध की तैयारी में यूक्रेन की फौज साफ तौर से देखी जा रही है। और इतना ही नहीं, फ्रंट लाइन पर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की से इस बारे में बात करने की भी बात यहां पर साफ तौर से कही गई है। ट्रंप से लॉन्ग रेंज वेपन लेने की तैयारी भी हम कर चुके हैं। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। दावे में बड़ा दम क्या है? ज़ेलेंस्की को रूस पर हमले के लिए टॉमाहॉक मिसाइल चाहिए, ये भी बड़ी बात कही गई है। और ये समझिए कि यूक्रेनी लोगों की हत्या बंद करे रूस, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे सीधे चेतावनी की गई है। पुतिन को ये चेतावनी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन पर जिस तरह से कत्लेआम बड़े हमले कर रहा है रूस, उस पर अब रुकना होगा, उस पर लगाम लगानी होगी। चलिए इस बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रूस ने चेनेरिव पर बड़ा प्रहार किया है। बड़ा करारा प्रहार किया है। रूस ने निजीम इलाके में ड्रोन दागे हैं। हमले से नोवा पोस्टा टर्मिनल तबाह हो चुका है। अटैक से एक रिहायशी इमारत भी क्षतिग्रस्त हुई है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने चेनेरिव पर करारा प्रहार किया। रूस के निजीम इलाके में बाकायदा ड्रोन नजर आए, ड्रोन दागे गए। और ये जो हमला था, नोवा पोस्टा टर्मिनल किस रूप से तबाह हुआ है उसकी तस्वीर आपके सामने है। और बताया जा रहा है कि यह अटैक ऐसा था कि एक रिहायशी इमारत पूरी तरह से शत विक्षत हो गई। ये इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। नाटो और ज़ेलेंस्की का प्लान एक तरफ है, लेकिन पुतिन का प्रण दूसरी तरफ नजर आता है। यूक्रेन की सरजमी पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों से किस तरह से बर्बाद कर रखे हैं, आइए वो भी मैं आपको बताती हूं। दरअसल रूस का बड़ा करारा प्रहार नजर आता है। यूक्रेन बर्बाद होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ड्रोन हमले में 300 से ज्यादा यहां पर ड्रोन हमलों की खबर सामने आई। उस पर यूक्रेन पर बड़ा अटैक हुआ। मिसाइल अटैक यहां पर 37 हुए, 37 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए और यूक्रेन पर उसका बहुत इंपैक्ट नजर आता है। अब समझिए यहां पर ज़ेलेंस्की क्या दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की दावा करते हैं कि हमारे नागरिकों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि बुनियादी ठिकानों और ऊर्जा पर एक तरह से अटैक हुआ है। अब ये समझिए कि ये जो अटैक है, ये प्रहार ये हुए कहां पर है? सुमी, पोल्टावा, खार्किव, चेनेरिव, इलियम और किरोवहराद, ये वो इलाके हैं जहां पर सीधे सीधे टारगेट किए गए हैं, प्रहार किए गए हैं। अब इस बीच में जो बड़ी बातें हैं, खास बातें समझिए। कीव में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील बाकायदा लगातार की जा रही है, क्योंकि रूस और भी ज्यादा आक्रामक हमले लगातार कर रहा है, अपने आप में बहुत गंभीर है। और अब बात नाटो के वॉर ड्रिल की करते हैं विस्तार से। नाटो की वॉर ड्रिल अब सिर्फ अभ्यास नजर नहीं आती, ये रूस के खिलाफ खुला ऐलान जंग है। 14 से ज्यादा देश लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइलें लेकर रूस की सीमा पर गरजने को तैयार हैं। और रूस भी चेतावनी दे चुका है, जब हम हमला करेंगे तो नाटो के देश कांपेंगे। और अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये कि जंग आखिर कब फटेगी। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? यूरोप की फुसफुसाहटें अब चीख में बदल रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का ताप थमता नहीं, बल्कि ठिठुरते यूरोप के सीने पर और तेजी से धड़क रहा है।
जर्मनी खुलेआम एयर डिफेंस दे रहा है, स्वीडन चेतावनी दे रहा है और नेटो की सेनाएं रूसी सीमा पर गरज रही हैं। कोई शीतकालीन सुलह नहीं दिखता, सिर्फ सख्त तैयारियां, हथियारों की खरीद फरोख्त और बेइंतहा आशंकाएं। नेटो के 14 देश रूसी सीमाओं पर हवाई पेट्रोलिंग बढ़ा चुके हैं। एक तरह का हवा में दहाड़ है और रूस भी खामोशी के पीछे गढ़ बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि उकसावे का जवाब पूरा आक्रामक होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये रणनीति है, ये मंसूबा है और इसका असर 7 समंदर पार तक जाएगा। ब्रुसेल्स से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर माहौल भय से नहीं बल्कि निर्णायक सतर्कता से भरा है। नेटो के मंत्रियों की बैठक में हथियारों के ऑर्डर, रसद के इंतजाम और साझा रणनीतियां टेबल पर हैं। अमेरिका का संदेश कड़ा है कि अगर युद्ध रुकेगा नहीं तो उसका हिसाब अलग होगा। ये वाक्य सिर्फ संख्याओं का नहीं, नीतियों का है। और वही अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन के लिए हथियार खरीदे, आपूर्ति बढ़ाएं। अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो ये लोन ऑफ मनी बन रहा है और राजनीति की भाषा में कहा जाए तो ये रणनीतिक समर्थन और मानवीय भाषा में एक और सर्दी, और भी ज्यादा विस्थापन और भी अनिश्चितता। ड्रोन, मिसाइलें और एयर डिफेंस ये सिर्फ टुकड़े नहीं, ये सियासी बयान बन चुके हैं। हर नया यूनिट, हर नया कॉन्ट्रैक्ट, हर रस्मी बयान, सभी मिलकर इस शतरंज के खेल को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। जो दुनिया देख रही है वो सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं, ये रणनीतिक निर्धारण है कि किस तरह से लड़ाई का आकार बदलेगा। नेटो के अभ्यासों का इरादा रक्षा दिखाना हो सकता है, पर ये अपमानजनक महसूस भी कराया जा सकता है। और इतिहास ने सिखाया है कि छोटे उकसावे भी तबाही का बीज बन जाते हैं। इसलिए हर बयान, हर मिसाइल परीक्षण, सबका वैश्विक असर है। दरअसल सवाल बहुत बड़ा है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया स्वीकारने जा रहे हैं जहां सीमा पर हर शोर को युद्ध की तरह ट्रीट किया जाएगा? क्या हम उस रास्ते पर हैं जहां कूटनीति की जगह बख्तरबंद दलीलों ने ले ली है? और सबसे जरूरी, आम आदमी का क्या होगा जब इस ताजा खींचतान की कीमत उसे चुकानी होगी? युद्ध के मैदान में जो सबसे ज्यादा कटता है वो है आम इंसान की जिंदगी। बिजली कटती है, गर्मी नहीं मिलती, बच्चे भूख से जूझते हैं और राजनीतिक भाषणों की आड़ में ये सबसे बड़ी पीड़ा चुपके से गुजर जाती है। आज हम यहाँ भावनाओं का खून नहीं बहाना चाहते। हम यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि चेतावनी की हथियारों की होड़
स्थानीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय आग में बदल सकती है। और जब आग फैलती है तो राख के नीचे सिर्फ जीत या हार नहीं, बस तबाही और पश्चाताप बचेगा। तो विकल्प क्या है? क्या सिर्फ गरज और दहशत है? नहीं, विकल्प कूटनीति है, विकल्प संवाद है, विकल्प अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और पारदर्शिता है। हथियारों के स्टॉक, बमों के ऑर्डर, इन्हें आजमाइश की तरह सार्वजनिक चर्चा में लाना होगा। पारदर्शी बनी रहे तो भूले नहीं, गलतफहमियां कम होती हैं, उकसावे रोकने का रास्ता खुलता है। कूटनीति विशेषज्ञों की माने तो अब समय वही है जब दोनों पक्षों को खुलकर मेज पर आकर संवाद करना चाहिए। ये जरूरी है कि तटस्थ मंच, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय पर बातचीत शुरू हो। सैन्य अभ्यासों की जानकारी साझा की जानी चाहिए। मिसाइल तैनाती की पारदर्शिता बहुत अहम हो गई है और सबसे जरूरी मानवीयता को ध्यान रखना होगा। युद्ध नीति मानवीय सुरक्षा सबसे आगे आनी चाहिए। बात साफ है कि कोई भी रणनीति, कोई भी दावे किसी भी देश की सुरक्षा तभी टिक पाएगी जब पड़ोसी की जिंदगी की कीमत समझी जाएगी। उकसाव का जवाब और उकसाने का खेल, दोनों का अंत सिर्फ कहर होगा। इतिहास ने बार बार यह दिखाया है कि जब ताकत और अहंकार मिलते हैं तब विनाश का पैमाना बढ़ जाता है। इस रात जब सीमा पर विमानों की दहाड़े सुनाई दे रही हैं और जब मंत्रिमंडल रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, याद रखिए, एक भी मिसाइल का निशाना सिर्फ भूभाग नहीं होता, वो बच्चे की शांति, परिवारों की आशा और सभ्यताओं की कड़ी होती है। अगर लोकतंत्र और मानवता की बात सच में मायने रखती है तो आज ही कूटनीति, नियंत्रण और मानवीय संवाद का रास्ता चुना जाना चाहिए। यह समय दहाड़ने का नहीं है, समझौते करने का नहीं और समझने का है। यह समय दिखावे का नहीं, बचाव का है, पर वही बचाव जो सबका है, सिर्फ कुछ का नहीं। अगर कोई गरजेगा तो उसके बाद की गूंज न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि शहरों और घरों के बीच भी सुनाई देगी। हम उम्मीद करते हैं कि नेताओं की समझदारी ऐसी गूंज से पहले काम करे, वरना कीमत अदा करने वाले वही आम लोग रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आपको सीधे बताते हैं। वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर स्वीडन से। स्वीडन ने रूस को बड़ी वार्निंग दी है। वॉर ब्रेकिंग जानिए। और बड़ी खबर यह है कि स्वीडन ने रूस को सीधे कड़ी वार्निंग दी है। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन का बड़ा बयान सामने आया है। ड्रोन घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। रूसी ड्रोन को हवा में हम मार गिराएंगे। बड़ी खबर यह है, ड्रोन घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वीडन ने रूस को बड़ी वार्निंग दी है। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन बयान दे रहे हैं, ड्रोन घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देंगे। रूसी ड्रोन को हम हवा में ही मार गिराएंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली एक और बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से।
बड़ी खबर यह है कि रूस के खिलाफ यूरोप ने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड में यूरोफाइटर तैनात अब जर्मनी की तरफ से किया जाएगा। बॉर्डर पर यूरोफाइटर की तैनाती होगी। आखिर यूरोफाइटर क्या है, यह आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाकर आप इसे बखूबी समझ सकते हैं। दरअसल ये वो यूरोफाइटर है जो इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभाएगा और बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये रूस के खिलाफ यूरोप का एक बड़ा हिस्सा है। जंग का आगाज होगा। पोलैंड में यूरोफाइटर तैनात किया जाएगा। ये यूरोफाइटर जर्मनी देगा और ये सीधे सीधे कहा जाए नाटो वर्सेस रूस की बड़ी जंग की तस्वीर है। और ये तैनाती अपने आप में इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस जगह पर टारगेट साधा वहां पर सिर्फ और सिर्फ विध्वंस की तस्वीर। समझिए, रूस जिस तरह से बड़ी हरकतों को अंजाम दे रहा था, ड्रोन वाली कार्रवाइयों को, ये उसी का ही एक बड़ा जवाब नजर आता है। चलिए, अब रूस के खिलाफ यूरोप किस रूप में जंग की तैयारी कर रहा है वो पूरी हम आपको बताते हैं। ऐसे में पोलैंड जंग का नया मैदान बनता हुआ नजर आता है। आइए मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल रूस के खिलाफ लड़ाकू विमान भेजने की अब ये कहा जाए कि तैयारी लगातार किया जा रहा है। नाटो देश भेज रहे हैं। पोलैंड बनेगा एक युद्ध का बड़ा मैदान। पोलैंड में यूरोफाइटर जेट तैनात जर्मनी की तरफ से किया जाएगा और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बाकायदा इस तैनाती का ऐलान कर दिया है। समझिए, यूरोफाइटर जेट रूस से लगे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेंगे और इसका बहुत बड़ा संदेश है। 2 दर्जन मालबुक जेट पॉलिश एयर बेस पर यहां पर तैनात किए जाएंगे। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अब पोलैंड युद्ध का मैदान बनता नजर आता है। नाटो के जो पूर्वी बॉर्डर हैं, पूर्वी बॉर्डर पर भी सेना की बड़ी तैनाती बढ़ाने का फैसला यहां पर किया जा रहा है। रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद में अब आर पार के मूड में नाटो देश नजर आते हैं। रूस ने शुरुआत की, रूस ने आगाज किया, जवाब नाटो दे रहा है। एयर स्पेस उल्लंघन पर रूसी विमान ड्रोन गिराने की तैयारी की जा रही है। ये एक बड़ा संदेश है कि रूस ने अब अगर ये ड्रोन वाली हिमाकत की तो उसका जवाब ये तमाम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं। यूरोफाइटर की ताकत समझिए, ये 4.5 जनरेशन जेट माना जाता है। इतना ही नहीं, यूरोफाइटर में मल्टी रोल फाइटर जेट के रोल में इसे माना जाता है। 1390 किलोमीटर की रेंज इसकी मानी जाती है। वहीं इतना ही नहीं, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 2 मैक इसकी स्पीड मानी जाती है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा घातक साफ तौर से देखा जा रहा है। अब आप इसको इस रूप में समझिए कि किस तरह से एक बड़ी तस्वीर आने वाले वक्त में जंग की नजर आती है। लेकिन जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर तो रूस की बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से अभी पूरा मामला नजर आता है, रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। आप समझिए, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक और वोल्गोग्राद की लुकाइल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है। उसकी तस्वीर जब आप देखेंगे तो अपने आप में तस्वीर यहाँ की दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका सिर्फ जल रहा है, सिर्फ तहस नहस हो रहा है। ये रूस की ऑयल रिफाइनरी का हाल था। दरअसल वोल्गोग्राद की लुकाइल रिफाइनरी पर हमला हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन अटैक से पूरी की पूरी रिफाइनरी जलकर खाक हो गई। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिर अगस्त से अब तक यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को कब किस किस रूप में निशाना बनाया। आपको बड़े आंकड़े बताएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल शुरुआत अगर बात करें तो 15 अक्टूबर को रूस में सीधे वोल्गोग्राद में लुकाइल रिफाइनरी को एक तरह से टारगेट किया। ये टारगेट था सीधा सीधा यूक्रेन का ज़ेलेंस्की की तरफ से। 7 अक्टूबर को इसके पहले फियोदोसिया रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया और यहाँ पर भी बड़ा नुकसान यूक्रेन की तरफ से जो है वो पहुंचाया गया है। 4 अक्टूबर को सिजरान ऑयल रिफाइनरी किस तरह से तहस नहस यूक्रेन ने की, उसकी तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। इतना ही नहीं, उसके पहले सितंबर के महीने में भी 20 सितंबर को समारा ऑयल रिफाइनरी पर भी यूक्रेन कहर बनकर टूटा था। इसके अलावा 20 सितंबर को सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर भी इसी रूप में एक बड़े हमले को अंजाम जो है वो यूक्रेन की तरफ से दिया गया। किरिशी ऑयल रिफाइनरी 14 सितंबर को टारगेट की गई और इस दौरान भी सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। 13 सितंबर को यहां पर नोवो उफा
ऑयल रिफाइनरी पर भी इसी रूप में बड़े हमले की तस्वीर साफ तौर से नजर आती है। 8 सितंबर को रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर भी ऐसे ही टारगेट किया गया और टारगेट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही देखी गई। समझिए, इसके पहले अगस्त में सिजरान ऑयल रिफाइनरी हो, वो भी इसी रूप में ध्वस्त हुई। एफईपीएसपी ऑयल रिफाइनरी हो, वो भी इसी रूप में ध्वस्त की गई। कोई बिशेव ऑयल रिफाइनरी को भी यूं ही तबाह किया गया। आप इस रूप में इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे एक एक करके पहले रूस ने टारगेट किया और रूस के बाद में अब सीधे सीधे कहा जाए कि बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब गाजा की। गाजा के मैदान से क्या है बड़ी खबर? तो गाजा में शांति नजर नहीं आती। गाजा में शांति के बाद में कत्लेआम है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि गाजा में हमास का अब एक और बेहद ही क्रूर चेहरा नजर आता है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपने ही 8 लोगों को भून डाला। जी हां, भून डाला, गोलियों से उनको भून डाला। कैसे? तो इसकी ये तस्वीरें इतनी ज्यादा विभत्स है कि जो भी देखता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा है नीचे, और यहाँ पर जो पीछे उनके सर के ऊपर यहाँ पर बंदूक लिए लोग नजर आ रहे हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि ये हमास के लड़ाके हैं। और वहाँ पर आसपास लोग सीधे सीधे यहाँ पर ये तस्वीर वीडियो में कैद कर रहे थे। अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर घुटनों पर बैठाकर बाकायदा सर में गोली मारी गई है। घुटनों के बल बैठाया, फिर गोलियों से भून डाला। दरअसल देखिए, ये जो लोग जो नीचे घुटनों के बल बैठे हुए हैं, दरअसल बताया जा रहा है, हमास का ये दावा है कि ये लोग हैं इजराइल के जासूस। इजरायली जासूस होने के आरोप में कत्लेआम कर दिया। आप समझिए, गाजा में संघर्ष विराम के कुछ ही दिनों के बाद में माना जा रहा था कि यहाँ पर शांति बहाल होगी, लोगों के चेहरे एक बार फिर से मुस्कुराहट के साथ में नजर आएंगे। लेकिन देखिए, लोगों की शांति की उम्मीदें फिर से राख हो गई हैं। हमास ने एक बार फिर से हिंसा की लहर चला दी है। इस बार उसने अपने ही साथियों पर, ये कहा जाए इजराइल का साथी होने का आरोप लगाया और उन पर निशाना साध दिया। तस्वीरें इतनी भयावह, इतनी खतरनाक, इतनी खौफनाक, इतनी दर्दनाक है कि आपको तस्वीर हम स्पष्ट दिखा भी नहीं सकते। लेकिन जरा सोचिए, कितनी बेरहम दिली से लोगों का कत्लेआम किया गया है। ये तस्वीरें गाजा की हैं। गाजा की सड़कों पर फिर से आतंक का साया है। हमास ने 8 लोगों को बीच सड़क पर बैठाकर गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े बगैर किसी परवाह के ये कत्लेआम न सिर्फ गाजा की हुकूमत की क्रूरता को दर्शाता है, बल्कि शांति की उम्मीदों को भी कुचल कर रख दिया है। और वहीं ट्रंप और नेतन्याहू ने फिर से हुंकार भरी है, चेतावनी दी है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तो इजराइल का सैन्य अभियान फिर से शुरू होगा। गाजा की फूटी हुई तस्वीर बताती है कि युद्ध विराम सिर्फ कागज पर है, जमीन पर तो अभी भी जहर फैल रहा है। महज चंद दिन की राहत के बाद गाजा में फिर आफत आने वाली है। क्योंकि नेतन्याहू हमास को खत्म करने की हुंकार अभी भी भर रहे हैं, तो ट्रंप ने हमास को खुली चेतावनी दी है। तो चंद दिन की शांति मिली थी गाजा को, पर लगता है कि शांति की अब हवा उड़ चुकी है। गाजा में फिर आफत आने वाली है। नेतन्याहू की हुंकार, ट्रंप की खुली चेतावनी, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये भविष्य के हमलों की मेहराबें हैं। अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता तो गाजा की सड़कें फिर खून की पगडंडी बन जाएंगी और उस दिन की गूंज का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। सीज फायर थमा हुआ है, लेकिन उम्मीदों की बुनियाद पर दरारें हैं। ट्रंप का सख्त ऐलान, हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो इजराइल वापस जमकर हमला करेगा। नेतन्याहू की आवाज में वही पुरानी कड़ी धमकियां नजर आई। अमेरिका का कहना है कि खुद नहीं लड़ेगा पर समर्थन जरूर देगा। इजराइल कह रहा है कि आदेश मिला तो पीछे नहीं हटेगा। जमीन पर अब भी भय है और बदले की दहाड़ अभी भी बरकरार नजर आ रही है।
गाजा का हर कोना अभी सचेत है। 2 साल की चुप्पी के बाद बमबारी रुकी, पर खौफ कहीं गया नहीं। लोग कहते हैं कि क्या ये सच्ची शांति है या बस शांत होठों पर चलती हुई तलवारें हैं। हमास की सख्ती और पब्लिक इंटिमिडेशन की रिपोर्ट आ रही है कि मुखबिरी के आरोप में जेल से बाहर खींचकर बीच सड़क पर मार दिए गए 8 लोग। आंखों पर पट्टी, घुटनों पर रखी हुई आत्मा और गोली की ठंडी सुई। ये सजा नहीं, ये आतंक है, और ये वही डर है जो शांति को मिटा देता है। हमास का बदला वो खौफनाक, वो सार्वजनिक और निर्णायक, अपने वर्चस्व को कायम करने की यही नीति है। भय दिखाओ, खामोश कर दो, और जो साथ न दे उसे सार्वजनिक रूप से मुकाबला के नाम पर मिटा दो। ये वही तरीका है जो किसी भी आंदोलन के भीतर सख्ती का प्रतीक बन जाता है, पर असर हवाओं से भी भयानक होता है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमास को निरस्त्रीकरण तक छोड़ना होगा। इजराइल की वापसी सिर्फ तभी रुकेगी जब हथियार मिटेंगे। पर यह हथियार छोड़ो या सामना करो वाली भाषा क्या सिर्फ सैद्धांतिक दबाव है, या यह तैयारी है एक भयानक पंच के लिए? और अगर इजराइल ने फिर कदम रखा तो गाजा की सड़कों पर किसका खून बहेगा? सोचिए, बच्चे, बूढ़े, अस्पताल, बिजली, पानी, सब कुछ जोखिम में है। ये कोई रणनीतिक गणित नहीं, ये इंसानियत का सवाल है। रियलिटी है कि निरस्त्रीकरण एक शब्द है, पर उसके परिणाम जटिल है। जब किसी समूह को खाली करने की सार्वजनिक घोषणा की जाती है तो उसके भीतर टूट फूट पैदा हो ही जाती है। कट्टरपंथी पंख सक्रिय होते हैं। शाखाएं फूटती हैं और किसी न किसी अनियंत्रित हिंसा की चिंगारी छोड़ी जाती है। और अब बाहरी दबाव और बढ़ाया जाए, जैसे कि हम समर्थन देंगे पर हिस्सा नहीं लेंगे, तो यह रणनीति वैसा दबाव डालती है जिसे जमीन पर अक्सर हिंसा आकर जवाब देती है। गाजा के लोग कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, फिर भी लोग बाहर नहीं आते। डर है कि एक दिन फिर कलियों की तरह सब कुछ बिखर जाएगा। मेरा घर वो कल भी है, पर कल क्या होगा? हम किसी की सेना नहीं, हम बस इंसान हैं, और यही डर है जो बदले की भेड़ियां घूम घूम कर मार रहे हैं। अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो निरस्त्रीकरण की डोर खींचेगी। अगर छोड़ दिए तो क्या गारंटी है कि भीतर शांति आ जाएगी? और बीच में आम लोग हैं जिनकी जिंदगियां इन दांव पेचों की बलि चढ़ जाती हैं। अभी भी कैंप कई खुले हैं, राहत सामग्री सीमित है और स्वास्थ्य सेवाएं नाजुक हैं। अगर इजराइल ने फिर से कदम बढ़ाया, ड्रोन, सर्जिकल स्ट्राइक, ग्राउंड ऑपरेशन, तब अस्पतालों में मौतों की गिनती शुरू हो जाएगी और सड़कों पर खून का अलग ही लेखा जोखा होगा। ये महज शब्दों का खेल नहीं है। हमें याद रखना होगा, कोई भी सिर्फ सैन्य समाधान स्थायी नहीं होता। जब क्षेत्रीय शक्तियां शर्तें तय करती हैं, तब सिर्फ एक बात पक्की रहती है, नागरिकों का नुकसान। ट्रंप कह रहे हैं कि हम समर्थन देंगे वाली पंक्ति को कड़वा सहारा है जो इजराइल को दे सकता है, पर यह सहारा तब भी मानवीय कीमत पर टिकेगा।
कूटनीतिज्ञ विश्लेषकों की माने तो स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय दायित्व दोहरी है। पहले ये सुनिश्चित करना है कि मानवीय मार्ग खुले, दूसरे ये कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले एक स्पष्ट और पारदर्शी योजना हो कि किस तरह नागरिकों की रक्षा होगी। निरस्त्रीकरण अगर जरूरी है तो वो सिर्फ खत्म करो या मिटा दो के नारे से नहीं, बल्कि एक सघन निगरानी, विमर्श और रियायत के साथ होना चाहिए। आज गाजा पर न सिर्फ राजनीतिक दांव है, यहाँ इंसानी कहानियां हैं, छिनती हुई उम्मीदें हैं और टूटती हुई हंसी है। कोई हथियार छोड़ो का आदेश दे सकता है, कोई धमकी दे सकता है, पर बिना सुरक्षित मानवीय वैकल्पिक व्यवस्था के ये शब्द सिर्फ धमाका करवा देने वाले मसलक हैं। ये संदेश साफ है, अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो इजराइल वापस आ सकता है। अगर इजराइल ने फिर हमले करने शुरू कर दिए तो गाजा की सड़कें फिर खून में नहाएंगी। पर जरूरी सवाल यह है कि क्या ये वही राह है जो मानवता को देगी पहले मानवीय सुरक्षा, फिर कूटनीति और तभी किसी भी तरह का सैन्य प्रयास जिससे नागरिक सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब वक्त है अगली बड़ी खबर का। युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर, अगली वॉर ब्रेकिंग वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, तो मादुरो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वेनेजुएला में सीआईए को सीक्रेट ऑपरेशन की मंजूरी मिल चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। सीआईए के पास में सीधे सीक्रेट ऑपरेशन का अधिकार एक तरह से इसे दिया जा चुका है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो का ये काउंटडाउन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेनेजुएला में सीआईए को सीक्रेट ऑपरेशन की मंजूरी, अभी तक हम देख रहे थे एक अलग तस्वीर जरूर यहाँ पर नजर आती है। ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन को ये मंजूरी दी है। सीक्रेट ऑपरेशन का सीआईए के पास में सीधा अधिकार होगा। वही बड़ी खबर एक और जान लीजिए, अगली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। वेनेजुएला पर भीषण बमबारी हो रही है, भीषण बमबारी की तैयारी है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर जमीनी हमले की चेतावनी दे दी है। जमीनी कार्रवाई करने पर अब विचार किया जा रहा है। अमेरिका के पास में समुद्र पर पूरा नियंत्रण है, ये बात भी अमेरिका की तरफ से सीधे कही गई है। जमीनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। कहां पर? बड़ी खबर वेनेजुएला पर। वेनेजुएला और अमेरिका भी एक तरह से आमने सामने नजर आते हैं। हर लिहाज से समुद्र से लेकर जमीनी स्तर पर बड़े हमले लगातार हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अगली बड़ी खबर भी वेनेजुएला और अमेरिका से जुड़ी है। तो अगली बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर यह है, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की ड्रिल है। कैरेबियन सागर के पास में ऊपर बॉम्बर्स के उड़ान यहां पर नजर आए हैं। उड़ान किस तरह से, देखिए ये कैरेबियन सागर, ये वेनेजुएला और अमेरिका को एक तरह से उसको जोड़ता है। और वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की ड्रिल की तस्वीर यहां पर नजर आई है। ये तस्वीर आपके सामने है। कैरेबियन सागर के ऊपर बॉम्बर की उड़ान है, अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान। न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 की बड़ी तैयारी। डायरेक्ट हमले की तैयारी में अमेरिका नजर आता है। एक और बड़ी खबर है, डायरेक्ट हमले की तैयारी में अमेरिका है। वेनेजुएला से 240 मील दूर यूएस बॉम्बर नजर आ रहे हैं। और कितनी दूरी है? मात्र 60 मिनट तक आसमान में 2 B-52 विमान यहां पर नजर आए। क्यूबा और मेक्सिको के ऊपर से भी इन विमानों का गुजरना हुआ, यह भी जानकारी सामने आई है। डायरेक्ट हमला किया जा सकता है, अमेरिका डायरेक्ट हमला कर सकता है वेनेजुएला पर, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि वेनेजुएला से बहुत ज्यादा नहीं, 240 मील दूर पर यूएस बॉम्बर्स नजर आए। और ये यहां पर इनकी मौजूदगी काफी लंबे वक्त तक देखी गई। 60 मिनट तक आसमान में 2 B-52 बॉम्बर्स देखे गए हैं।
लैटिन अमेरिका की जमीन पर जंग की आहट है और आमने सामने है दो जिदें, एक है अमेरिका और दूसरी है वेनेजुएला। ड्रग्स के नाम पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। अमेरिकी फाइटर जेट्स अलर्ट पर हैं और वेनेजुएला पलटवार के मूड में। ट्रंप ने खुली छूट दे दी है, जो संदिग्ध दिखे उसे उड़ा दो। वहीं मदुरो भड़के हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये हमला नहीं बल्कि सत्ता पलटने की चाल है। दोनों मुल्क आमने सामने हैं और दुनिया देख रही है कि क्या अब लैटिन अमेरिका बनेगा अगला वॉर जोन या ये सिर्फ आग का ट्रेलर है जो जल्द ही बवंडर बन जाएगा। ट्रंप ने फिर से दुनिया को जंग की दस्तक दे दी है। वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी सेना की सीधी स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 6 की मौत और हमले का संदेश साफ था कि जो ट्रंप के निशाने पर है वो अब जिंदा नहीं बचता। ड्रग्स की तस्करी, नार्को टेररिज्म, इन शब्दों के नाम पर अब ट्रंप ने दे दी है खुली छूट। शक हो तो गोली चलाओ, सबूत नहीं चाहिए, गिरफ्तारी नहीं, ट्रायल नहीं, सीधे टारगेट करो, सीधे तबाही करो। और इस तबाही का पहला शिकार बना है वेनेजुएला। अक्टूबर वेनेजुएला के समुद्री तट के पास अमेरिकी सेना का ड्रोन मंडराता है, फिर एक मिसाइल चलती है और कुछ ही सेकंड में समंदर की लहरों से घुल जाती है एक जिंदगी से भरी नाव। छह लोग मारे जाते हैं बिना चेतावनी, बिना गिरफ्तारी, बिना ट्रायल। ट्रंप कहते हैं कि ये नार्को टेररिस्ट थे, मादुरो के गुर्गे अमेरिका में जहर फैलाने वाले थे। ट्रंप ने अपनी फेवरेट सोशल साइट ट्रूथ सोशल पर खुद वीडियो पोस्ट किया। लिखा, मेरे आदेश पर अंजाम दिया गया ये ऑपरेशन 6 नार्को टेररिस्ट को खत्म किया गया है। और फिर चेतावनी दी कि नार्को तस्करों और डिक्टेटर्स को अब यही मिलेगा। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इसे सीधा हमला मानते हैं, सीधा षड्यंत्र। मादुरो ने कहा कि अमेरिका ड्रग्स के नाम पर मेरी सरकार को गिराना चाहता है, लैटिन अमेरिका को अपने बूटों तले कुचलना चाहता है। सितंबर से लेकर अब तक 5 हमले हुए हैं, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल ये नहीं कि कौन मारा गया, सवाल ये है कि किस कानून के तहत मारा गया, क्योंकि ये अब ड्रग्स की जंग नहीं, अब है सत्ता की साजिश, सुपर पावर की सनक। पेंटागन कहता है कि
ये सब नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के तहत हो रहा है। मतलब अमेरिका ने अब ड्रग माफियाओं को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और खुद को दे दिया है एक ऐसा हक जो अब तक सिर्फ युद्धों में इस्तेमाल होता था। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को एक सीक्रेट मेमो भेजा, जहां बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी न्याय प्रक्रिया के ट्रंप को खुली छूट मिल गई, जिसे चाहो मार दो, जब चाहो मार दो, जहां चाहो मार दो। कानूनी जानकार चिंतित है। ये ओपन इंडेड वॉर है जिसमें कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, बस एक राष्ट्रपति की मर्जी है। मादुरो ने इन हमलों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करार दिया। यूएन तक शिकायत पहुंची। 2 अक्टूबर को अमेरिकी फाइटर जेट्स वेनेजुएला के तट से महज 75 किलोमीटर दूर मंडराते देखे गए। क्या ये ड्रग्स की जंग है या सीधे सपाट राजनीतिक आक्रमण? और अब बात अमेरिका की असली मंशा की। $50 मिलियन का इनाम मादुरो पर है और कैरिबियन में बढ़ती अमेरिकी मौजूदगी। क्या ट्रंप लैटिन अमेरिका में रिजीम चेंज करने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? क्या मादुरो अगला गद्दाफी बनने जा रहे हैं? प्यूर्टो रिको में अमेरिकी बेस फुल एक्शन मोड में है। फाइटर जेट्स तैनात है। हथियारों की खेप उतारी जा रही है। ये ड्रग्स से ज्यादा सत्ता का ऑपरेशन लगता है। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स ने कानून लाने की कोशिश की। बिना अप्रूवल कोई स्ट्राइक नहीं हो सके, पर रिपब्लिकन्स ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि ट्रंप को चाहिए शूट फर्स्ट थिंक लेटर वाली छूट। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि यूएन, इंटरनेशनल लॉ बॉडीज और मानवाधिकार संगठनों ने इस पॉलिसी को अमानवीय और अवैध करार दिया है, पर ट्रंप को परवाह नहीं, क्योंकि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट अब बन चुकी है अमेरिका शूट फर्स्ट। दुनिया की सांसें अटकी हैं। क्या अब ट्रंप की ये कार्रवाई ड्रग्स के नाम पर एक रीजनल वॉर की ओर ले जा रही है? क्या ट्रंप लैटिन अमेरिका को अपना रणभूमि बनाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मादुरो अगला निशाना है और अगली सरकार ट्रंप की बनाई हुई होगी? वेनेजुएला की आम जनता कह रही है कि हमें ड्रग्स से नहीं, ट्रंप से डर लगता है। हमारी सरकार पर हमला किया जा रहा है। हमारी जिंदगी अमेरिका की राजनीति में दांव पर है। दुनिया पूछ रही है कि ये कौन सी लड़ाई है जिसमें बिना युद्ध के लाशें गिर रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।